देखो टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी हम बहुत छोटे से लेवल से पढ़ के आ रहे हैं कि कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब बाय चांस एक बॉडी है कि जिसकी एनर्जी है मान लो 200 जूल। कितनी है? 200 जूल। आफ्टर सम टाइम या कुछ घंटे बाद बेटा उसकी जो एनर्जी है एक ही वो रह गई 180 जूल। 180 जूल। और उसने अभी कोई भी वर्क नहीं किया, उसने अभी वो खड़ा ही है। जैसे मैं इस वक्त अगर आप लोग बैठे हैं तो कहेंगे सर वर्क डन तो हमारा 0 है, लेकिन उसके बाद भी लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है। तो लॉस ऑफ एनर्जी में मेरे पास मुझे पता चल गया 20 जूल एनर्जी कहीं ना कहीं कंज्यूम हुई। और अगर 20 जूल एनर्जी कंज्यूम हुई तो फ्रॉम दिस इक्वेशन कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी वो जो एनर्जी है वो यूज की गई कोई वर्क करने में। अब पर्सन यहां था, यही की यही है, और उसकी एनर्जी भी लॉस है। जैसे आप लोगों ने सुबह 2 चपाती खाई और शाम तक कोई काम नहीं किया, इसका मतलब ये थोड़ी है शाम को भूख नहीं लगेगी। भूख तो लगेगी क्योंकि आपकी एनर्जी भी कंज्यूम हुई है, वर्क डन हुआ है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो हमारा एनर्जी में भी डिफाइन करता है ना, इसमें एनर्जी में भी करता है। तो इस एनर्जी के डेफिनेशन को समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा इसको वर्क डन से रिलेट करना पड़ेगा। तो वर्क डन को रिलेट करने के लिए हमारे पास क्या है कि हम एज्यूम करते हैं कि जितनी एनर्जी कंज्यूम हुई 20 जूल इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन 20 जूल इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या मैं कहूं एफएस कॉस थीटा। ठीक है, अब ये जो 20 जूल है इसको अगर मैं कह दूं 2 न्यूटन फोर्स था तो डिस्प्लेसमेंट बाय चांस कितनी हुई? 2 10 20 सॉरी 10, जबकि मैं जानता हूं यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? 0। कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है? 0। फोर्स कितना लग गया मेरा बाय चांस? 20 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट 0। इसका मतलब वो बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। तो वर्क डन क्या होगा? ये वो बॉडी है, ये खड़ी है, इसके ऊपर बाय चांस ये हाथ है, हम कहते हैं रेज योर हैंड्स। पनिशमेंट है, पता चलता है कि इनको यहां तक स्टडी करने के लिए मुझे क्या करनी पड़ रही है? एनर्जी कंज्यूम। पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि इस बार हाथ की डायरेक्शन क्या होगी? है नेगेटिव है। ओ सॉरी, अगर मैं इसको पॉजिटिव बोल रहा था तो हाथ की डायरेक्शन नीचे होगी, तो मैंने क्या किया? नीचे हो गया, नेगेटिव वर्क डन हो रहा है। यानी मुझे इस हाथ को जमीन पे ना गिरने से लेकर मुझे उसको क्या करना पड़ रहा है? स्टेबल रखना पड़ रहा है कि वो जाके किस पे ना गिरे? जमीन पे। तो वर्क डन वहां किसने किया बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। किसने किया? ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो डिस्प्लेसमेंट हम हमेशा क्या लेंगे? यूनिट। जब भी वर्ड आ जाए यूनिट, यूनिट मींस, यानी उसकी जो डिस्प्लेसमेंट रहेगी वो क्या रहेगी? यूनिट डिस्प्लेसमेंट। यानी उसको हम 0 नहीं बोल सकते। उसको डिस्प्लेस को बैलेंस करने के लिए भी क्या करना पड़ा? अपोजिट रिएक्शन लगाना पड़ा ताकि वो अट्रैक्ट ज्यादा ना कर पाए। और इसी एनर्जी कंजप्शन के लिए हमारे पास टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है। टाइप्स ऑफ एनर्जी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन, या सॉरी मैं कहूं एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जितना वर्क डन मैंने किसके रिस्पेक्ट में किया? W के। तो एनर्जी इज इक्वल टू dW by dt, है ना। और dW इज इक्वल टू मीन्स d, वर्क डन क्या था? Fs अपॉन dt। dFs अपॉन, मैंने वर्क डन की जगह क्या लिख लिया? Fs। तो एनर्जी इज इक्वल टू Fs, F इज इक्वल टू ma इंटू s अपॉन dt, इंटू d। d बाई dt ऑफ फोर्स की जगह मैंने क्या नोट डाउन किया? मास इंटू एक्सेलरेशन। और s की जगह मैंने क्या किया? डिस्प्लेस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किया तो E इज इक्वल टू, ये चौक बड़े टूट रहे हैं, m इज कांस्टेंट, m इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगर कुछ चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, ds अपॉन dt, ds अपॉन dt। तो एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू a इंटू ds अपॉन dt। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो गया, अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना हो गया बेटा, वेलोसिटी जो हमने निकाला था। तो मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू वेलोसिटी, यानी एनर्जी टोटली डिपेंड करती है मास पे, क्योंकि अभी मुझे इस बॉडी का मास भी तो बैलेंस करना है। सबसे पहला वर्क डन, यानी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। दूसरा, एनर्जी डिपेंड करती है एक्सेलरेशन पे, अब वो चाहे अगेंस्ट द ग्रेविटी हो या अलोंग द ग्रेविटी। तीसरा, एनर्जी डिपेंड करती है वेलोसिटी पर। वेलोसिटी तो जैसी बात है, जब बॉडी मोशन में यानी डिस्प्लेसमेंट हो रहा, चाहे वो सर्कुलर हो, 2πr, 2πr2, 2πr3 ऐसा ही होएगा ना। तो एनर्जी मेरी तब तक डिफाइन करूंगा जब तक उसके अंदर मास है, और ऐसी कोई बॉडी नहीं है जिसके अंदर मास 0 हो। कोई ऐसी चीज है, एटम, एटम का भी मास है। तो जाहिर सी बात है, एक एटम हवा में रुका हुआ है, या मेरी बॉडी में रेस्ट पे हूं, या ये टेबल है, या ये डोर है, या ये बोर्ड है, ये भी एटम से फॉर्म हुए हैं। तो ये भी क्या कंज्यूम कर रहे हैं, एनर्जी। क्या कंज्यूम कर रहे हैं, एनर्जी। क्लियर है ना। अब इससे उस एनर्जीज के फॉर्मूले निकाल रहे हैं। ये तो था हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि भाई मास जहां गया वहां एनर्जी आ गई। अब चाहे वर्क डन 0 है हमारा, इसलिए जो पिछला क्वेश्चन किया हमने, मैंने उसमें डिस्प्लेसमेंट यूनिट क्यों बताया था, क्योंकि देखो मास तो हमेशा अवेलेबल होगा, तो वर्क डन भी होगा, वर्क डन होगा, तो जैसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट 0 है चाहे नहीं है, वर्क डन एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसी फॉर्मूले से आगे करेंगे। अब हम निकालेंगे फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आप लोग पढ़ चुके हैं, क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होती है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो फोर्स क्या होता है, एम ए, फोर्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम ए, है ना। या मैं इस चीज को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दूं, F इज इक्वल टू एम, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और हमने F इज इक्वल टू एम में हो गया, इनटू क्या कर दिया, S, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो F इज इक्वल टू एम dv इनटू ds अपॉन dt। मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर लिया। लास्ट बेटा समझ आया, पोज करूं। तो देखो ds अपॉन dt इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू m इंटू dv इंटू, यार मैं डॉट से ही बताता हूं, तो क्या हो जाएगा, ds अपॉन dt, ds अपॉन dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बन जाएगा, m इंटू v इंटू dv इंटू dv। और स्मॉल वेलोसिटी है तो जैसी बात है, ये भी मेरे पास क्या हुआ, स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, मैंने mv इंटू dv को क्या कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया। इंटीग्रेट किया तो लिमिट्स डालूंगा, जब वर्क डन 0 था, जब वर्क डन w है, जब वेलोसिटी के विद रिस्पेक्ट टू dv है तो लिमिट्स किसकी डालूंगा, वेलोसिटी की, यानी इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। यहां डिफाइन करो तो देखो dw का रिलेशन क्या आ गया, w, और वैसे भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम था, तो वो वैसे भी क्या हो गया, एनर्जी क्या थी, w बाई dt। तो ये चेंज को ही बता रहा है, तो मैं यहाँ पर एनर्जी लिख लूं, और वो कौन सी है वो बाद में लिखेंगे। इज इक्वल टू m कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन में पावर क्या होती है, प्लस और डिवाइडेड बाय पावर, यानी v की पावर 1 है तो 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय
2, तो मैंने v स्क्वायर बाय 2। अब वैल्यूज डाल दी तो एनर्जी मुझे एक चीज और एक्सप्लेन कर रही है, m v स्क्वायर बाय 2 माइनस m u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और ये वाली चीज हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी जो मुझे चेंज बता रहा वो कैसे बता रहा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इट मींस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, देखो u की वैल्यू जब w 0 था तो u भी क्या था 0, तो ये वाली चीज क्या होगी 0। दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। बदल फिर से एक्सप्लेन करूं, कोई ऐसा बच्चा जिसको लग रहा हो कि सर एक बार फिर से, मुझे ये लगता कोई ऐसा टॉपिक है या कोई पॉइंट है इसमें जो कंफ्यूज कर रहा हो, तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या आ गया, हाफ mv स्क्वायर। और इसी रिलेशन से मुझे एक चीज और पता चली, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या, कंजर्वेशन ऑफ, और ये तो हम जानते हैं एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट विल चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, अब निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन। आज यही करते हैं, कल इसके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। देखो पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन है, mgh, हमें ये डिफाइन करना है ना। तो वर्क डन, सॉरी पहले फोर्स को समझते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द वेलोसिटी, या मैं कहूं बाय द मोशन ऑफ द बॉडी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इट इज द एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। वो किससे होती है, उसकी पोजीशन से। तो अज्यूम करता हूं बॉडी h हाइट पे a से b गई, a से b गई, तो उसकी पोजीशन a पॉइंट पे 0 थी और b पॉइंट पे क्या थी, h हाइट थी। ठीक है, यानी h इज द डिस्प्लेसमेंट, h इज द डिस्प्लेसमेंट। जाहिर सी बात है, यहाँ m इंटू डी ए की जगह, एक्सेलरेशन की जगह मैं यहाँ dv अपॉन dt नहीं लिख सकता। वो क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि जब बॉडी अवे फ्रॉम द अर्थ या बिलो टुवर्ड्स द अर्थ जा रही है तो उसके अंदर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। तो मैं यहाँ पर उसका रेट ऑफ चेंज नहीं लिख सकता, इसलिए मेरे लिए फोर्स क्या हो गया, mg, mg। ठीक है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट इस बार उसकी कितनी है, h। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, h। तो h इंटू एफ, या मैं इसको कट करके क्या लिख दूं, वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू mg इंटू h, mg इंटू h, एंड दिस वन इज पोटेंशियल एनर्जी, mgh, mgh। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। रिलेशन निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, दोनों को आमने सामने प्लेस करो, दोनों को आमने सामने प्लेस करो। हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, m से m कैंसिल आउट, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, है ना, 2gh, और v इज इक्वल टू अंडर द रूट 2gh। और ये मुझे किसी चीज की याद दिला रहा हो, शायद याद करो, सर्कुलर रोड पे वगैरह वगैरह म्यू gh है ना, यहाँ पर म्यू की वैल्यू की जगह हमारे पास सिर्फ 2 है ना। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी।